नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम नीतीश के गढ़ में उनके साइलेंट वोटर्स पर अटैक। लोकसभा पैटर्न पर कांग्रेस जीतना चाहती है बिहार चुनाव। दलित पिछड़ों का मुद्दा उठाकर जीत के करीब जाना चाहते हैं राहुल गांधी। खबर में आगे जिक्र होगा कि नीतीश को डुबाने का ओवैसी प्लान तैयार। क्या लालू और राहुल गांधी बनेंगे समझदार और उड़ाएंगे भाजपा की नींद। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि सीएम नीतीश कुमार थके हुए सीएम, उनसे नहीं संभल रहा बिहार। तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर साध रहे निशाना। खबर में आगे जिक्र होगा कि राजस्थान सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल पर सचिन पायलट का कटाक्ष, बोले सिर्फ धुआं फेंक रहा है डबल इंजन सरकार का इंजन। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि सिंदूर के सौदागर चुप क्यों हैं। पीएम मोदी की विदेश नीति पर सुप्रिया स्नेत का वार। ट्रंप पुतिन से सीज फायर डील का खुलासा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दलित पिछड़ों का मुद्दा उठाकर जीत के करीब जाना चाहते हैं राहुल गांधी। सीएम नीतीश के गढ़ में उनके साइलेंट वोटर्स पर अटैक। लोकसभा पैटर्न पर कांग्रेस जीतना चाहती है बिहार चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं और उनका नालंदा और गया में कार्यक्रम चल रहा है। राहुल गांधी सीएम नीतीश के गढ़ में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं और वो सीधे नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए बिहार में नंबर 1 विपक्षी पार्टी के रूप में दिखना चाहते हैं। और इसी के साथ जो सियासी समीकरण वहां पर नया सोशल एक्सपेरिमेंट करके भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की नींद उड़ाने की राह पर आगे बढ़ चली है कांग्रेस पार्टी, या फिर यूं कहिए कि महागठबंधन। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महागठबंधन इस बार बिहार में सफल हो जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश को डुबाने का ओवैसी प्लान तैयार। क्या राहुल गांधी और लालू यादव बनेंगे समझदार और उड़ाएंगे बीजेपी की नींद? जी हां दोस्तों, बिहार की सियासी राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इशारों में कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन करने के संकेत दे डाले हैं, लेकिन गठबंधन को लेकर एक शर्त की भी चर्चा हो रही है। ओवैसी की पार्टी चाहती है कि आरजेडी और कांग्रेस सीमांचल में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दे, यानी ओवैसी की पार्टी सीमांचल की सारी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। एआईएमआईएम सीमांचल की सभी 24 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि इस डिमांड को मानना आरजेडी कांग्रेस के लिए असंभव सा है। फिर भी राजद और कांग्रेस के रणनीतिकार एक समझौता बिंदु तैयार करने में लगे हैं। महागठबंधन के रणनीतिकारों का मानना है कि यदि एआईएमआईएम का आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाता है तो सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार थके हुए सीएम, उनसे नहीं संभल रहा बिहार। तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर साध रहे निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उन पर जोरदार निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, वो थक चुके हैं। पटना में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार पर उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आए दिन अपराधी खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि सरकार कौन सा नशा कर सोई हुई है और यहाँ पर दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं तो उप मुख्यमंत्री शपथ कसम खिलाने का काम कर रहे हैं। बिहार की ये स्थिति ये बन गई है, इसे महाजंगल राज ना कहा जाए तो क्या कहें। तेजस्वी यादव ने बिहार की चरमराई अस्पताल व्यवस्था पर नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि अस्पताल में भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक अधिकारी जिसे हमारी सरकार के गिरने के बाद ही एक्सटेंशन दिया गया, सवाल ये है कि उस अधिकारी से कोई और काबिल अधिकारी नहीं जो पीएमसीएच चला सके। एम्स में स्थिति यह है कि लोग सड़कों पर लेटने को मजबूर हैं क्योंकि एम्स में लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार में माफिया हावी हैं और उन्हें जनता की परेशानी से कुछ भी लेना देना नहीं है। राज्य सरकार पीड़ा देने का काम कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल पर सचिन पायलट का कटाक्ष, बोले सिर्फ धुआं फेंक रहा है डबल इंजन सरकार का इंजन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार की 1.5 साल के कार्यकाल पर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को कहा कि डबल इंजन सरकार का इंजन केवल धुआं फेंक रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिकारी हावी हैं और मनमर्जी से काम होता है। पायलट ने टोंक में मीडिया से बातचीत में एक सवाल के जवाब में कहा कि पूरा देश ये जान चुका है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का इंजन केवल धुआं फेंक रहा है, कामयाब नहीं हो रहा है। डबल इंजन सरकार का संदर्भ केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने के लिए दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल को देखकर लगता है कि जो काम
हम करके गए थे, जो हमने शुरू कर दिए थे और मंजूर कर दिए थे, वो इन कामों की भी देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सिंदूर के सौदागर चुप क्यों हैं? पीएम मोदी की विदेश नीति पर सुप्रिया श्रीनेत का वार। ट्रंप पुतिन से सीज फायर डील का किया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शुक्रवार को एक तीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ भारत के हालिया संबंधों का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। श्रीनेत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने 9 वीडियो और 2 ट्वीट्स में दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्हीं की मध्यस्थता से हुआ। श्रीनेत ने कहा कि यह हमारी संप्रभुता पर सीधा हमला है, लेकिन सिंदूर के सौदागर नरेंद्र मोदी चुप हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी हर विषय पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन ट्रंप के इन 11 बयानों पर उनकी चुप्पी संदेहास्पद है। उन्होंने ये भी कहा कि अब रूस भी इस दावे को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि ट्रंप और पुतिन की हालिया फ़ोन वार्ता में भारत पाक सीज फायर का जिक्र हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बेंगलुरु भगदड़ में कर्नाटक सरकार का एक्शन। सीएम सिद्धारमैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी बर्खास्त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरसीबी विक्ट्री परेड के दौरान हुई भगदड़ में 11 मौतों के बाद कर्नाटक सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव के गोविंद राज को बर्खास्त कर दिया है और इसके अलावा सूचना विभाग के प्रमुख हेमंत निम्बालकर का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। हादसे के बाद कांग्रेस सरकार पहले ही बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों को भी सस्पेंड कर चुकी है। बता दें कि आईपीएल विजेता टीम आरसीबी की जीत के बाद मनाए जा रहे जश्न के दौरान बुधवार को चन्ना स्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ हो गई थी और इस भगदड़ में 14 साल की एक लड़की सहित 11 लोगों की मौत हो गई थी और 47 लोग घायल हो गए थे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु भगदड़ पर स्वतः संज्ञान लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत की अपराध राजधानी बन गया है बिहार, कभी शांति और न्याय की भूमि माना जाता था। राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि कभी शांति और न्याय की भूमि माना जाने वाला बिहार अब भारत की अपराध राजधानी बन गया है। भाजपा और नीतीश जी ने बिहार को ज्ञान की भूमि से गिराकर भारत का क्राइम कैपिटल बना दिया है। वहीं दोस्तों, नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सैन्य संघर्ष के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर मोदी ने चुप्पी साधे रखी। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। समर्थकों के साथ वीआईपी में शामिल हुए जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील सिंह, पार्टी चीफ मुकेश साहनी ने किया स्वागत। जहां दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी द्वारा आयोजित मिलन समारोह में शुक्रवार को बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने वीआईपी का दामन थाम लिया। बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और जेडीयू के नेता रहे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने इस मिलन समारोह में अपने समर्थकों के साथ वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की और नई पारी की शुरुआत की। इसके अलावा डॉक्टर अमिताभ सिन्हा और डॉक्टर विनोद कुमार ने भी अपने समर्थकों के साथ वीआईपी की नीतियों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने पार्टी में आने वाले सभी लोगों की सदस्यता ग्रहण करवाई और पार्टी में स्वागत किया। और इस मिलन समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति, अर्जुन सहनी, सुमन सहनी, सुनील निषाद सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में बिजली निजीकरण पर संग्राम। 66 साल पुरानी व्यवस्था लागू करने की कोशिश, कर्मचारियों को क्यों है आपत्ति। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में देने की योजना का बिजली कर्मचारियों और यूनियन नेताओं ने जोरदार विरोध किया है। बिजली के कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि पावर कॉरपोरेशन प्रदेश को 66 साल पीछे ले जा रहा है और उस व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहता है जिसे सरकार ने 1959 में समाप्त कर दिया था। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने की बड़ी भविष्यवाणी और लिया
बड़े नेता का नाम। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी जल्द ही अपने नए अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। नया चेहरा जेपी नड्डा की जगह लेगा। और इस बीच वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी के नए चेहरे को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि अगले बीजेपी अध्यक्ष के लिए चर्चा में चल रहे नामों में से मैंने 2 महीने से भी ज़्यादा पहले भविष्यवाणी की थी कि यह हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर होंगे और वो पीएम के सबसे करीबी विश्वास पात्र हैं। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि सिंघवी ने कहा कि मैंने ये बात अभी नहीं कही बल्कि कई महीने पहले ही कही थी। देखते हैं कि मैं गलत हूं या नहीं। मनोहर लाल खट्टर करीब 9 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। पिछले साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वो फिर लोकसभा के चुनाव लड़े और मोदी सरकार में मंत्री बने। अब सिंघवी के दावों के बाद देखना दिलचस्प होगा कि खट्टर बीजेपी के अध्यक्ष की कमान संभालते हैं या मंत्री बने रहते हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सवालों से भाग रही सरकार, कांग्रेस ने 47 दिन पहले सत्र की घोषणा पर उठाए सवाल। 31 जुलाई से शुरू होगा मानसून सेशन। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष की पुरजोर मांग के बाद भी केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसके बाद फिर से कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि सरकार सवालों से भाग रही है और उसे 6 हफ्ते बाद शुरू होने वाले मानसून सेशन में और भी कठिन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस संबंध में पोस्ट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने लिखा कि आमतौर पर संसद सत्र का ऐलान कुछ दिन पहले होता है। आज तक कभी भी 47 दिन पहले सत्र की तारीख नहीं बताई गई थी। ये सब केवल पहलगाम हमले, सिंगापुर में सीडीएस के खुलासे और डोनाल्ड ट्रंप के दावे से जुड़े सवालों से बचने के लिए किया गया। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। सिर्फ नीतीश सरकार न्याय नहीं सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। राहुल गांधी ने नीतीश सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि बिहार में 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार राज्य को सुरक्षा, सम्मान और विकास नहीं दे पाई। उन्होंने दावा किया कि नीतीश सरकार न्याय नहीं बल्कि सत्ता की राजनीति की प्रतीक बन चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार के गयाजी में पीड़िता की मां का इलाज करने उसके घर पहुंचे एक चिकित्सक की आरोपियों द्वारा कथित तौर पर पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई किए जाने की घटना को लेकर बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार न तो बिहार को सुरक्षा दे पाई, न सम्मान और न ही विकास। अपराध, बेरोजगारी और पलायन, यही नीतीश बीजेपी सरकार की असली पहचान बन चुकी है। उन्होंने दावा किया कि जनता को लाचार बनाकर सत्ता से चिपके रहना ही इनका एजेंडा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले आरक्षण पर बढ़ेगी रार, तेजस्वी का सीएम नीतीश को खत, आंदोलन की दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। राजनीतिक दल किसी भी मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की बात कही है। राज्य में चुनाव से पहले आरक्षण बढ़ाने की मांग पर रार बढ़ सकती है। तेजस्वी यादव ने नई आरक्षण नीति बनाने और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने ऐसा न करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तेजस्वी यादव ने इसके लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक खत भी लिखा है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर इस खत का शेयर करते हुए लिखा कि महागठबंधन सरकार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को अपनी ही सरकार में संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में घोर विफल रहे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है। बाकी हमने जो करना है वो हम करेंगे। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों का वोट लेकर बीजेपी आरएसएस की पालकी ढो रहे अवसरवादी सुविधा भोगी नेताओं को भी बिहार की न्यायप्रिय जनता के साथ अच्छे से समझेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में दोहरी जिम्मेदारी मिलना हमारी विदेश नीति के पतन की है दुखद दास्तान, कांग्रेस का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में 2 जिम्मेदारियां मिलना भारतीय विदेश नीति के पतन की दुखद दास्तान है, लेकिन वैश्विक समुदाय पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के प्रायोजन को लगातार वैध ठहराना कैसे जारी रख सकता है। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तालिबान प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष और यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति के उप प्रमुख की जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई को आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 अरब दिए। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद विश्व बैंक ने पाकिस्तान को $40 अरब देने का फैसला किया। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद 3 जून को एडीबी ने पाकिस्तान को $80 करोड़ दिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बेंगलुरु हादसे पर आरसीबी का बड़ा ऐलान,
मृतकों के परिवारों को मिलेगी 10-10 लाख की मदद। आरसीबी केयर्स फंड भी होगी शुरू। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को आरसीबी और स्टार क्रिकेटर विराट कोहली समेत अन्य खिलाड़ियों के देखने के चक्कर में भगदड़ हो गई और अब इस दुखद घटना पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बड़ा ऐलान किया है। फ्रेंचाइजी ने हादसे में जान गंवाने वाले 11 फैंस के परिवारों को आर्थिक मदद देने की बात कही है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही हादसे में घायल फैंस की मदद के लिए आरसीबी केयर्स नाम से एक विशेष फंड भी शुरू किया जा रहा है। वहीं आरसीबी ने अपने बयान में कहा कि हमारे फैंस हमेशा हमारे दिल के सबसे करीब हैं। इस कठिन समय में हम एकजुट हैं और पीड़ितों के साथ पूरी संवेदना और समर्थन के साथ खड़े हैं। वहीं इस मामले में 5 जून को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई, जहां कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि स्टेडियम और उसके आसपास कानून और ट्रैफिक व्यवस्था की देखरेख के लिए शहर के पुलिस आयुक्त, डीसीपी और एसीपी सहित 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे और इससे एक दिन पहले उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दावा किया था कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 5000 पुलिसकर्मी मौजूद थे। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे से पहले कांग्रेस का कटाक्ष, पहलगाम हमले के आतंकी गिरफ्त में से है बाहर, जरूर जानते होंगे प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से एक दिन पहले कटाक्ष करते हुए कहा कि वो इस बात को जरूर जानते होंगे कि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी आज भी न्याय की जद से बाहर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। निश्चित रूप से वो जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार आतंकी अभी भी नहीं पकड़े गए हैं। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि कुछ खबरों के अनुसार ये वही आतंकवादी हैं जो दिसंबर 2023 में पुंछ में और अक्टूबर 2024 में गगनगीर और गुलमर्ग में हुए आतंकी हमलों में भी शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब रेल पुल का उद्घाटन करेंगे और जम्मू कश्मीर के कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि कटरा में प्रधानमंत्री 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा लाइट कैमरा इवेंट नहीं, इमोशंस की पॉलिटिक्स चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दोपहिया वाहनों, कारों की बिक्री और मोबाइल बाजार में गिरावट को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश को ऐसी राजनीति चाहिए जो इवेंट की चमक से नहीं, आम जिंदगी की सच्चाई से जुड़ी हो। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, आंकड़े सच बोलते हैं। पिछले 1 साल में दोपहिया वाहनों की जो बिक्री है वो 17% और कार की बिक्री 8.6% घट गई है। वहीं मोबाइल मार्केट 7% गिर गया है। उन्होंने दावा किया कि दूसरी तरफ खर्च और कर्ज दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डोमिसाइल के मुद्दे पर पटना की सड़कों पर उतरे आंदोलनकारी, आगे बढ़ने से पुलिस ने रोका। जी हाँ दोस्तों, डोमिसाइल के मुद्दे पर एक बार फिर से बिहार में गुस्सा फूट पड़ा है। खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां बड़ी संख्या में आंदोलनकारी सड़क पर उतर गए हैं। इस दौरान वो हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए दिखे और इसके जरिए उन्होंने डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की और साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। आंदोलनकारी सीएम आवास के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास उन्हें रोक दिया। इस दौरान सभी आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ खूब नारे लगाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। समझदारी जनता को दिखानी चाहिए, ऐसे हादसों के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, संजय राउत का बयान। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बेंगलुरु हादसे पर कहा कि इस तरह की घटनाओं के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, जिम्मेदार हम सब हैं और जनता भी। जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो समझदार जनता को भी समझदारी दिखानी चाहिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इसमें सरकार क्या क्या करेगी, ओवर क्राउड में कोई नियम का पालन नहीं करेगा। उन्होंने महाकुंभ मेले में हुए हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि कुंभ मेले में क्या हुआ था, यही बात यहाँ भी हुई। जोरदार प्रचार हुआ, मार्केटिंग हुई, लेकिन व्यवस्थाएं सीमित थीं। उन्होंने कहा कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था भीड़ के सामने फेल हो जाती है। वहाँ पुलिस भी तैनात थी, बाकी इंतजाम भी थे, लेकिन फिर भी हादसे टाले नहीं जा सकते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऐसे प्रयास किए जाएं कि भारत पाकिस्तान को एक ही पलड़े में नहीं तोला जाए, कांग्रेस का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में 2 जिम्मेदारियां मिलने पर बृहस्पतिवार को चिंता जताई और कहा कि सरकार द्वारा ऐसे कूटनीतिक प्रयास किए जाएं कि वैश्विक स्तर पर भारत और पाकिस्तान को एक ही पलड़े में नहीं तोला जाए। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को 2 अहम जिम्मेदारियां मिलना भारतीय विदेश नीति के पतन की दुखद दास्तां है, लेकिन वैश्विक समुदाय पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के प्रायोजन को लगातार वैध ठहराना कैसे जारी रख सकता है।
पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तालिबान प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष और यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति के उप प्रमुख की जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान से पैदा होने वाले आतंकवाद पर भारत के रुख को समझने और उसका समर्थन करने का आह्वान करती है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी इज इंडिया, इंडिया इज नरेंद्र मोदी, ये सोचना गलत। कांग्रेस का पलटवार, कहा नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने राहुल गांधी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमले के बाद बुधवार को पलटवार किया और कहा कि सत्ता पक्ष की ये सोच गलत है कि नरेंद्र मोदी भारत हैं और भारत नरेंद्र मोदी है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह दावा भी किया कि मौजूदा सरकार की विदेश नीति सरेंडर नीति बन गई है।